नमस्ते और स्वागत है आपका लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। आज हमारे साथ हैं श्यामल वल्लभ जी। ये एक जाने माने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, लोगों को बेहतर बनने में मदद करते हैं और एक लेखक भी हैं। श्यामल जी ने करीब 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के साथ काम किया है। वो साइंस, स्पिरिचुअलिटी और स्पोर्ट्स को मिलाकर लोगों की अंदर की ताकत बाहर लाते हैं। इनका जो तरीका है उसमें बॉडी की फिटनेस, माइंड की मजबूती और दिल और आत्मा की शांति तीनों का मेल होता है। ये हमें सिखाते हैं कि खेल और जिंदगी में सच में कामयाब कैसे हुआ जाता है। श्यामल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अजय, मेरी खुशनसीबी है। 1 दशक से ज्यादा हो गया हम मिलते और बातें करते और हर बार बहुत मजा आता है। तो दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं? मैं मुंबई से आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ वहां पर 12 घंटे के लिए था। उससे पहले मैं बार्सिलोना में था। ओह लाजवाब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया है और आज ये हमारे साथ यहां मौजूद हैं। श्यामल जी, आपका करियर कई सालों से संपूर्ण सेहत और स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्र में रहा है। अगर हम आपके बैकग्राउंड की बात करें तो मुझे बताइए, कैसे आपका बैकग्राउंड पूरे होलिस्टिक वेलबींग और स्पोर्ट्स साइंस की राह में मददगार बना खिलाड़ियों के साथ? तो अजय, पता है, पहली बात तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उसको लेकिन कुछ खास प्लानिंग के साथ नहीं बनाया था, वो बस फ्लो के साथ चलता गया। और जैसे कि आपको पता है, मैं साउथ अफ्रीका में पला बड़ा हूँ। मुझे स्पोर्ट्स खेलने में बहुत रुचि थी। बदकिस्मती से मैं उस दौर में पैदा हुआ था जब अपार्थाइड का दौर चल रहा था, तो सभी को मौका नहीं मिलता था खेलने कूदने का। तो मैं अपने स्पोर्ट्स के करियर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक्सरसाइज साइंस को अपनाया। मैंने 5 साल बिताए प्रोफेशनल टीम्स के साथ काम करके। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां सब आध्यात्मिक थे। सेवा भाव हमारे हर काम में दिखता था और मैं कश्मकश में था कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक छोटी सी छुट्टी ली और मैं मंदिर में जाकर एक साधु की तरह रहने लगा। और वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली अनुभव था, जिसने मुझे बताया कि असल में आध्यात्मिक जिंदगी का कार्यक्षमता से क्या लेना देना है, बस यही। और ये मुझे सक्षम बनाता है साइकोलॉजी को समझने में और सब कुछ जोड़कर समझने में। और जैसे जैसे मैंने और प्रोफेशनल एथलीट्स और एलीट सीईओज के साथ काम किया, मुझे एहसास हुआ कि लोगों को बस ऊपरी चीजों में दिलचस्पी होती है, लेकिन जो छोटी चीजें मायने रखती है, जैसे कि खुशी, समृद्धि, जो शरीर को शांत और आरामदायक बनाता है, जो बाकी चीजों को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो मैं इन्हीं बारीकियों को सामने लाना चाहता था जो असल में मायने रखते हैं, क्योंकि ये छोटी चीजें ही मायने रखती है। एग्जैक्टली मतलब ये सच में कमाल की बात है, क्योंकि आपने एक तरफ दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों और टॉप एथलीट्स के साथ काम किया और फिर वहीं से एकदम अलग रास्ता पकड़ते हुए स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े। तो ये संत वाला जीवन कैसा रहा? साधु की जिंदगी आसान नहीं थी, वो बहुत कठिन थी। पर उस चीज से हमारी जिंदगी में अनुशासन फिर आया। आपको पता है, हम रोज सुबह 3:30 बजे उठते थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है जो मैंने एथलीट्स के वर्ल्ड में देखा, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। जब हम मंदिर में रहते थे तब हम एक डॉर्मेट्री स्टाइल घर में रहते थे, एक ऐसा एकोमोडेशन जिसमें 20 से ज्यादा लोग थे। सो हर सुबह आपको 3:30 बजे उठना होता था। आपके पास सोने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि सब उठ रहे हैं उस समय। तो यही चीज मैंने सबसे पहले सीखी कि अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को ढालना पड़ेगा जहां पर सब एक ही तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और फिर एनवायरनमेंट आपको मजबूर कर देगा उस तरह बर्ताव करने के लिए। और बार बार इसे करने से यह आपके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो यही चीज मंदिर ने मुझे सिखाई कि आप एक सही एनवायरनमेंट ढूंढते कैसे हैं, सही है, और हाँ, आप कैसे ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो आपको बेहतर बनाए। और एक और शक्तिशाली चीज जो मैंने शुरुआत में मंदिर में सीखी थी वो है, हम दिन में सिर्फ 2 मील खाते थे अजय, और पहला था ब्रेकफास्ट और दूसरा था लंच। और मंदिर आपको प्रोत्साहित करता था ताकि आप उनमें से एक अकेले खाएं, ठीक है? तो आप तय कर सकते हैं जो भी कुछ आपको खाना है, लेकिन आपको बिल्कुल अकेले होना था। कोई डिजिटल डिवाइसेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको अपने दिलो दिमाग के साथ अपने खाने को देखना होता था और फिर उसे खाना होता था। और फिर आपको दूसरे लोगों की जगह को भी इज्जत देना था और दूसरों से दूरियां बनाए रखते हुए अपनी जगह बनाना।
एक छोटी सी चीज की वजह से मैंने एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ सीखा जिससे मैं एथलीट्स को कोच कर सका, खुद के लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो आपने सुना लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे शामल ने यह साझा किया कि खुद को उस रास्ते में पूरी तरह शामिल करना कितना जरूरी होता है। अक्सर खिलाड़ी सिर्फ शरीर की ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, जबकि जरूरी होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं शामल जी से, कैसे मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ना खेलों की परिभाषा बदल देता है। तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच में एथलीट के लिए 4 मेन चीजें देखते हैं। तो वो 4 चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, वो है फिजिकल, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग। दूसरा है टेक्निकल, जहां पर आप अपने स्किल्स को आजमाते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी से आप कर सके, जो प्रैक्टिस से निर्भर करता है। फिर है टैक्टिकल, जो है आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपकी शक्ति और कमियों के आधार पर गेम प्लान बनाते हैं। और फिर आता है मेंटल। तो ये है 4 मेन क्राइटेरियाज जिन्हें हम जनरली देखते हैं। हमने अक्सर देखा है कि ज्यादातर एथलीट्स फिजिकल, टेक्निकल और टैक्टिकल पे फोकस करते हैं, उन्हें मेंटल की जरूरत है। आध्यात्मिकता का दिमाग से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, वहीं पर होता है ये। आपने सवाल ये किया था कि आध्यात्मिकता कैसे मदद करेगी समृद्धि और कार्यक्षमता में। वो क्या करता है, वो आपको सीमित रखता है किसी भी चीज से ज्यादा। देखो अजय, स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट बहुत कमाल का चीज है। एक दिन आप टॉप पर हैं, उसके अगले दिन आप बॉटम पर हैं। विनम्रता क्या है? विनम्रता से यह तय होता है कि आप कुछ भी चाहे कर ले, चाहे आप जो कुछ भी कर ले, हमेशा एक अदृश्य शक्ति है जो आपको सदा रास्ता दिखाती है और साथ रहती है। विनम्रता का मतलब ही यह है कि आप अपनी कामयाबी में इस चीज को पहचाने। ठीक है, तो यह चीज पहली चीज है जो हम अपने एथलीट्स को समझाते हैं, क्योंकि एक विनम्र एथलीट वो होता है जो हमेशा किसी से भी सीखने के लिए तैयार हो। कामयाब होने का बस एक ही तरीका है, और मैं बता रहा हूं, मैंने लेजेंड्स के साथ काम किया है। कामयाब होने का रास्ता यही है कि शुरुआत से अंत तक मैं हमेशा से गेम का एक स्टूडेंट बना रहूंगा। खेल का शिष्य मतलब क्या? मैं सबसे सीखूंगा और जिससे भी हो सके ज्ञान लूंगा। पर जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, सबसे सीखने का मतलब यही होता है कि आपको सीमित रहना पड़ेगा, आपको विनम्र होना पड़ेगा। आध्यात्मिकता से ये आपकी जिंदगी में आता है। तो भले ही आप कहीं भी हो, सही है, ये आपको छोटी चीजों पर फोकस करना सिखाता है। ये आपको सही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। स्पोर्ट्स में, बिजनेस में हम एक बहुत अजीब दुनिया में रहते हैं। तो आपको अपने स्ट्रैटेजी को बदलते रहना पड़ता है, और आपकी स्ट्रैटेजी तभी बदल सकती है जब आपके पास जानकारी सही हो, और सही जानकारी आपको तब मिल सकती है जब आप सही सवाल पूछते रहेंगे। अच्छे सवाल। विनम्रता से आप कला और विज्ञान सीख सकते हैं सही सवाल पूछने का, ताकि आपको जानकारी भी सही मिले। बहुत बढ़िया। मतलब शामल, आपने बहुत गहराई से नम्रता यानी ह्यूमिलिटी की बात की। और आजकल सब कुछ तेजी से बदल रहा है, हर इंसान सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब लोग वो सक्सेस हासिल भी कर लेते हैं तो कई बार वो नम्र बने रहना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। तो आपके विचार में ऊंचाई पर रहकर नम्र कैसे बने रहें और अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड कैसे रहें? तो जो मैं चीज सबको बताते रहता हूं कि ये, हाँ, तो जैसे आप बड़े होते हैं, आप कामयाब होते हैं, कभी ऐसा लग सकता है कि आप ही ने किया है। अगर आप अपनी जिंदगी में हर चीज को कामयाबी के नजरिए से देखें। मैंने लोगों से कहा, जब आप कामयाबी का सोचते हैं तो कैमरा आपकी तरफ है और आप नाप तोल करते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी शोहरत है। आप इन सारी चीजों को देखते हो। जब आप बस खुद को देखते रहते हैं, तब आप ऊंचे उठ जाते हैं। आपको कैमरा घुमाकर एक बार ये देखना होगा कि असल में आपका असर कहां पड़ रहा है। असर का मतलब क्या है? ये कि आप जो फैसले लेते हैं उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे आप ऊपर ऊपर और सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाते हैं, लाइफ और परफॉर्मेंस कोच के नाते मेरा ये काम है कि मैं हमेशा कैमरा घुमाते रहूं, लेंस घुमाते रहूं। अब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि ये टाइटल और पैसे के बारे में नहीं होगा, पर आपको ये समझ आएगा कि हर बार जब आप फील्ड पर उतरते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर चीज जो आप करते हैं, वो किसी और की मदद करता है। उसी को असर कहते हैं। तो मैं लोगों की मदद कैसे करता हूं? मैं हर बार लेंस को घुमाता हूं। सक्सेस इस वक्त मायने नहीं रखती, सही। अब असर की बारी है। आप उससे आगे बढ़ चुके हैं, आप मैस्लोज हायरार्की से आगे बढ़ चुके हैं। अब चीजें कामयाबी के बारे में नहीं है, वो अपने आप आएगी। चलिए नापते हैं हर फैसले को जो हम लेते हैं असर के नजरिए से। फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारे शब्द। और आपने पहले उन 4 क्राइटेरिया की भी बात की थी।
अब मैं चाहूंगा कि आप कैमरे की तरफ देखें और बताएं हमारे व्यूअर्स को वो 4 की पॉइंट्स जो आपने पहले मेंशन किए थे। तो वो 4 चीजें जिन्हें हम देखते हैं जब हम एक प्रोफेशनल एथलीट को बनाते हैं, तब सबसे पहला है फिजिकल, और फिजिकल है उसकी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन, और दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल जहां पर कोचेस का काम है और वो हमेशा आपकी टेक्निक को मॉडिफाई करते हैं आपके स्किल्स के आधार पर। और तीसरा है टैक्टिकल। टैक्टिकल है आपका गेम प्लान, है ना, आप अपनी शक्तियों और कमियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं गेम प्लान के आधार पर। और चौथा है मेंटल। तो क्या है असल में मेंटल? मेंटल है आपकी क्षमता गेम प्लान से लगे रहने का, बावजूद उसके जो आपके बाहर के एनवायरनमेंट में हो रहा है। अगर आप जीते हैं या आप हार रहे हो, आप एक गेम प्लान पर चलते हैं। और मेंटल शायद सबसे जरूरी चीज है। ये सबसे जरूरी होने का कारण यह है कि अगर आपके पास एक गेम प्लान है और आप एक मैच खेलते हैं, अगर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं और आप बीच में ही उसे बदल देते हैं, फिर हमारे पास डेटा खराब है क्योंकि हमने गेम प्लान फॉलो नहीं किया। तो हमारे पास है 50% गेम हमने तय किए हुए डेटा के हिसाब से और 50% ऐसे गेम प्लान पे जो आपने तय किया हो। तो असल में हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। एक दिमागी तौर पर ताकतवर एथलीट गेम प्लान से लगे रहता है और खुद को अपने नतीजे से अलग कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेटा उन्हें जानकारी देता है कि तरीका क्या है, और सही मायने में कामयाबी के लिए तरीका ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद श्यामल। तो दोस्तों, आपने श्यामल को ध्यान से सुना होगा। उन्होंने डेटा की बात की और बताया कि आज के टाइम में डेटा कितना मायने रखता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अब तो टेक्नोलॉजी हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। तो श्यामल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब हमारे पास इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, इतनी सारी चीजों का डेटा होता है और हम उसका डीप एनालिसिस भी करते हैं, तो आज के जमाने में ये सब चीजें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कैसे मदद करती हैं? बहुत बढ़िया। मैं डेटा का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं हमेशा ऐसे डिवाइसेस पहनता हूँ जो सब चीज ट्रैक करे। प्रोफेशनल स्पोर्ट की दुनिया में, जैसा कि बिजनेस की दुनिया में, डेटा की अहमियत ज्यादा है। लेकिन अजय, डेटा आपको सिर्फ वही बता सकता है जिससे आप खोज रहे हो। आपको स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप क्या खोज रहे हैं, ताकि डेटा आपको सही जानकारी दे। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या खोज रहे हैं, तो डेटा एक दिमागी जाल बन सकता है और ये आपको हजारों दिशाओं में भेजता रहता है। तो पहली चीज जो मैं सबको बताता हूँ कि उन्हें स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस चीज को बेहतर बना रहे हैं, और डेटा का इस्तेमाल करके हम उस विचारधारा को पक्का करते हैं। और जैसे हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हम रोज डेटा सेट लेकर नहीं आते और एथलीट्स को बोलते नहीं है, ठीक है, ये डेटा पॉइंट गलत है, हमें ये करना होगा। हमें वो डेटा की जरूरत होती है हमारी सोच विचार को बदलने के लिए। और जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं और जैसे ही आपकी कार्य क्षमता एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है, आपको यह समझना जरूरी है कि वहां पर कोई डेटा नहीं होता, वहां पर दिमाग, शरीर और आत्मा का मिलन होता है, पता है। और मैं अपने एथलीट्स को बोलता हूं, आप दुनिया भर घूम सकते हो करोड़ों बार। अमेरिकन इंडियंस की एक कहावत है, सबसे लंबी यात्रा जो एक इंसान कर सकता है वो है अपने दिमाग से लेकर अपने दिल तक की, जिसका मतलब है वो सफर जहां पर आप सोचना समझना बंद कर दे और सिर्फ महसूस करें। परफॉर्मेंस का मतलब होता है फ्लो। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस करवाएं, वो बस होता है, और वो आता है एक भरोसे से। भरोसा जो सिर्फ तब आ सकता है जब आप इसके साथ एक हो जाएं। डेटा आपको वहां ले जाता है, लेकिन एक पल के बाद आपको डेटा से दूर होना पड़ेगा और अपनी राह खुद बनानी होगी। फैंटास्टिक दोस्त, ये सुनकर एक चीज याद आई। मेरी पत्नी ओवरथिंकर है, वो हर बात को बहुत डिटेल में सोचती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी सोचती है। हाँ, बहुत सारे लोग ओवरथिंक करते हैं, पर दिमाग एक चीज है। आप एक ज्यादा सोचने वाले आदमी को रोक नहीं सकते। उनके ज्यादा सोचने की वजह यह है क्योंकि उनके दिमाग की कुछ क्षमताएं कुछ ज्यादा ही डेवलप हो चुकी हैं और उनका जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जिस तरह वो फील करते हैं, उसे बहुत ज्यादा दबाया गया है। तो मेरे सारे एथलीट्स ऐसे हैं और मेरे एग्जीक्यूटिव्स भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मैं उनको एक चीज सिखाता हूँ कि अपने शरीर से कैसे कनेक्ट हो पाए और उनको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। इन लोगों को अगर आप कोई सवाल पूछेंगे, उनके पास जवाब बढ़िया होंगे, क्योंकि उनका जवाब बहुत पेचीदा है। उस जवाब से जुड़ना जो उनके शरीर से जुड़ा हुआ है, वो बहुत जरूरी होता है इनके लिए। तो आप उनको एक सवाल पूछते हैं कि आप कैसे खुद को शांत करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं, तो ये आपको बढ़िया जवाब देंगे। लेकिन अगर आप उनको ये महसूस कराएंगे,
उसमें कुछ तो अंतर होगा। तो ये कैसे लगता है? ये वो महसूस करते हैं और महसूस करें जो वो सोच रहे हो। तो इस वजह से हमारे पास एक बहुत अच्छी कहावत है कि कुछ भी करने से पहले, जोड़ने से पहले उसे घटाएं। ज्यादा सोचने वाले हमेशा ज्यादा करने की सोचते हैं। हमें उन्हें बताना है कि कम करते रहना है। उन्हें जगह बनाना सिखाना होता है और उस जगह पर भरोसा करना भी। हाँ, ये बात तो सच में बहुत जबरदस्त थी हमारे सारे सुनने वालों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वाइफ भी स्क्रीन पर है और शामिल को ध्यान से सुन रही है। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असल में न्यूट्रिशन किसी भी एथलीट की रीढ़ की हड्डी होता है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। शामल जी से पूछते हैं और थोड़ा गहराई से समझते हैं इस जरूरी पहलू को कि एक एथलीट के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्यों इतना जरूरी होता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में बात करने से पहले भी तो जब प्रोफेशनल एथलीट्स की बात होती है तो एक खूबसूरत कहावत है, आपको आपका खाना नहीं बनाता है, आपकी बॉडी की पाचन शक्ति पे सब कुछ निर्भर करता है। तो यही है सबसे जरूरी चीज इस बात में। आप बहुत स्वादिष्ट और तंदुरुस्त खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में पाचन शक्ति नहीं है और आप पचा नहीं सक रहे हैं, तो आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। फिर तो न्यूट्रिशन का सबसे अहम बात ये होती है, न्यूट्रिशन का मतलब ये है तो आपका रिश्ता आपके खाने पीने की आदतों के साथ और आप अपने पेट को आराम कैसे देते हैं, ये जरूरी है। न्यूट्रिशन जरूरी है, इसका कारण ये है क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ ताकत लेता है हमारे खाने से ही। ताकत मिलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। तो आपको खाना खाना होगा, आपको पाचन करना होगा और ये आपके शरीर में जाएगा। आपकी सेहत का ध्यान रखता है, आपकी रिकवरी पर ध्यान देता है और सब कुछ आता है हमारे खाने से जो हम खाते हैं। लेकिन लोग गलती वहां पर करते हैं कि उनको लगता है कि क्योंकि वो कुछ हेल्दी खा रहे हैं, दिन में एक बार या 2 बार, तो मैं अपने पेट का ख्याल कम रख सकता हूं, अपने शरीर का ख्याल बाकी घंटों के लिए मैंने ख्याल रखा है और उससे काफी है। नहीं, आपको हमेशा अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको एक संतुलन बनाए रखना होता है जिससे कि वो खाना जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए काम करे। और इसका कारण ये है कि क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के बढ़ने के लिए और हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ और बाकी सब के लिए। और अजय, अगर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं जो लोगों को एहसास नहीं होता, जिसका अगर आप कुछ भी खाते हैं 20 मिनट उसे खाने के बाद वो आपके सोच विचार को एक दिशा दे देती है, सिर्फ 20 मिनट में। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं जिसमें शक्कर बहुत ज्यादा हो, तो 20 मिनट के अंदर वो डोपामाइन इफेक्ट तैयार करता है। तो आपको उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। एक बैलेंस डाइट खाने से, जो एक अच्छा बैलेंस डाइट हो प्रोटीन और फैट्स का, वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल रखता है। आपके फैसले तब आप ही के हाथ में होंगे और आप अपनी आत्मशक्ति पर भी ज्यादा निर्भर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसमें आप घुस सकते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक इस बारे में है कि आप क्या खाते हैं और अपने पेट का ख्याल कैसे रखते हैं। आपके पेट का ख्याल 24 घंटे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कभी गोवा में होते हैं, कभी दिल्ली, कभी स्पेन, आप अलग अलग जगहों पर एथलीट से मिलते हैं, तो आप अपना न्यूट्रिशन कैसे बैलेंस करते हैं? ये बहुत बढ़िया है। आपको पता है मेरे कुछ कायदे हैं। पहला है, मैं प्लेन्स पर कभी नहीं खाता। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मूव करता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी अलाइनमेंट से हट जाती है, और वो भी हमारे सोने के समय की वजह से नहीं, बल्कि हमारे खाने के तरीके से। तो जब आप गलत समय पर खाते हैं तो आपका शरीर उससे हजम नहीं कर सकता, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके बाउल में, आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। मैं अपने शरीर को एकत्र रखता हूँ जमीन पर रहने पर खाने से, और कभी कभी मैं अपने विविध टाइम जोन्स के हिसाब से खाना खाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत अहमियत देता हूं कि मैं क्या खा रहा हूं। अब ये हमेशा मुमकिन नहीं कि हम 2 से 3 लीटर पानी पीते रहें हमेशा। तो जब भी आप फ्लाइट पर जाते हैं तो आपका शरीर एक बच्चे की तरह हो जाता है, ना आप पानी पीना चाहते हैं और ना ही खाना खाना। खाना खाने से ज्यादा अहमियत ये रखता है कि आप ऐसा कुछ खाएं जिसमें से पानी निकलता रहे, ठीक है। और मेरे शरीर को संतुलन में रखने के लिए मैं 5 तत्वों के साथ काम करता हूं। तो आपको एक चित्र दिखाएं तो आग जो हमें मिलता है धूप में जाने से, ठीक है। हवा जो मैं अपने ब्रेथ वर्क में लाता हूं दिन के शुरुआत और अंत में भी। धरती जहां पर मैं सिर्फ धरती से आए हुए चीजें खाता हूं और कम से कम 15 से 20 मिनट बिताता हूं बगैर चप्पलों के चलना या अपने आप को जमीन से करीब लाना। पानी मुझे मिलता है पानी से भरे पदार्थों को खाने से, ओके। और स्पेस है उपवास का समय। तो सच में अगर मैं कहूं तो मैं उपवास को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता हूं और सेहत में भी सुधार आता है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। शामल जी, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग टीम्स के साथ काम करने का। और दोस्तों, हर खेल की अपनी एक खासियत होती है।
स्किल्स होती है। इसलिए हर खिलाड़ी के लिए अलग से प्लान बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शामल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एथलीट के लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग या पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग कितना जरूरी होता है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस में एक्सेल कर सके? हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रोफेशनल स्पोर्ट में इस शब्द को कहते हैं पीरियडाइजेशन। तो पीरियडाइजेशन का मतलब यह है कि हम कैलेंडर पर डेट्स ढूंढते हैं, तो कैलेंडर पर डेट्स चुनते हैं जहां पर शरीर को आराम करना चाहिए और बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए। और अगर एक प्रोफेशनल स्प्रिंटर की बात करें तो उन्हें शायद पीक करना पड़े 10 बार से ज्यादा, और कुछ खेल होते हैं जहां पर पीक करना पड़ता है। एक बार आपने पीरियडाइज किया और समझ पाए कि पीक कब करना है, आप अपने बॉडी को आराम करने देते हैं, आप समझ पाएंगे कि कब ट्रेनिंग बढ़ानी है ताकि आप उस पर अमल कर सके। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत गलतफहमी है कि कब पीक करना और आपको 365 दिन यही काम करना है। ये वास्तव में और असलियत में बहुत मुश्किल होता करना। इसीलिए प्रोग्राम डिजाइन जरूरी होता है, क्योंकि हम वेलनेस से रिलेटेड सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एहसास को करना कि हमें खाने के लिए कि एक पेट भर के भोजन खाना जिसमें प्रोटीन्स हो, वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, और एक समय पे इसकी जरूरत होती है। अगर ट्रेनिंग के बगैर ऐसा खाना खाया जाए तो उल्टा पड़ सकता है। हम अपनी रिकवरी कैसे बैलेंस करें और नींद कैसे बैलेंस करें? तो इसका एक ही तरीका है कि आपको पूरी तरह स्पष्ट होना पड़ेगा कि कब आपको पीक करना है, और आपको कब पीक करना है ये आपको अपने प्रोग्राम डिजाइन से पता चलेगा, जो आपका है स्पोर्ट्स साइंस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिकवरी, न्यूट्रिशन, हर वो चीज जिस पर हम ध्यान दे सके। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, आपकी वो एक चीट मील क्या है जो आप कभी कभी एंजॉय करते हैं? मेरा चीट मील है पिज्जा। मुझे पिज्जा पसंद है, पर मेरे पास इसके लिए एक कायदा है। पता है, जब मैं कहता हूँ मैं खुद को कोई चीज से रोकता नहीं, लेकिन मैं खुद को सिर्फ सबसे बढ़िया चीज देता हूँ। तो उदाहरण के लिए मुझे पिज्जा पसंद है, इसलिए मैं पिज्जा हर जगह और कभी भी नहीं खाता। मुझे पता है कि बेस्ट पिज़्ज़ेरियाज दुनिया के कहाँ पर हैं, और मैं रुकता हूँ जब तक मैं उस शहर पे ना पहुंच जाऊं जहां पर मैं खुद को ये तोहफा दे सकूं। पता है, प्रॉब्लम चीट मील में नहीं होती है। चीट मील प्रॉब्लम आप जो पसंद करते हैं उसको खाने में नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी पसंदीदा चीज सस्ती क्वालिटी की ज्यादा समय तक खाते हैं, वहीं पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है कि मैं वो खाऊंगा जो मुझे पसंद है, पर मैं उसमें से सबसे बढ़िया ही खाऊंगा, सही है, तो आप खुद को एक तरह से एक तोहफा दे रहे हैं और आप उसकी तरफ काम भी करते हैं। यही चीज मैं भी करता हूँ। तो आपके अंदर एक मेंटल टफनेस भी है, आप अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर करते हो, वो जो एक एटीट्यूड है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने सुना, पिज्जा भी खाया जाता है लेकिन एक एटीट्यूड के साथ, ओके, और अपना बेस्ट करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहीं से बात निकलती है मेंटल टफनेस की, क्योंकि यही वो चीज है जो एक अच्छे एथलीट और एक ग्रेट एथलीट के बीच का फर्क बनाती है। और मैं शामल जी से पूछना चाहूंगा, ऐसे हाई परफॉर्मेंस मोमेंट्स में जब प्रेशर बहुत होता है, तब मेंटल कंडीशनिंग एथलीट्स की कैसे मदद करती है? अजय, आपको पता है, आपने ये सवाल इतने अच्छे से पूछा है। मेंटल टफनेस अच्छे और महान के बीच का अंतर होता है। ये सवाल मेरे पास हर बार आता है, कैसे एक इंसान अच्छे से महान बन सके। और पता है एक चीज, मैंने 21 साल लगा दिए दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स के साथ ट्रैवल करते हुए। इंडियन, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम्स, टेनिस एथलीट्स और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स। और मैंने देखा है जो लोग आगे बढ़ते हैं अच्छे से महान बनने के लिए, उनमें एक चीज है, और वो एक चीज जो उनके पास है, शायद ही आपने कभी सुना हो, देखा हो या कहीं पाया हो, और शायद आपको कहीं देखने मिले। ज्यादा लोग कहते हैं ये है अनुशासन, जज्बा, ये सब कहेंगे लोग। पर एक चीज जो आपको अच्छे से महान बनाती है वो है खुद की तरफ दया। और मैं खुद की तरफ दया की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप रोज कोशिश करेंगे, और स्पोर्ट्स की दुनिया में ज्यादातर आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो संदेश जो आपको खुद को देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है आपकी अगली जीत। वही है सेल्फ कंपैशन। वो इंसान जो खुद के प्रति दयालु है, जो हर मेहनत को सराहता है, वो खुद से कोई खतरा नहीं बन सकता। किसी मुश्किल से उभरना ही ये महानता की निशानी है, क्योंकि महानता तब हासिल हो सकती है जब आप बार बार जीते करें। और बहुत सारे समय हम खुद को बलि का बकरा बना देते हैं उस गतिविधि में कि आपको वहां पहुंचना है। सो अच्छे और महान के बीच में अंतर ये है, वो सच में खुद की तरफ दया है। और खुद के प्रति दया दिखाना ये एक भाषा है जो हम खुद से बात करते हैं जब चीजें अच्छी नहीं हो रही हो। वो भी दिमाग की शक्ति होती है। तो आप कैसे बर्दाश्त करें, कैसे आप समझे इसको किसी एक कहानी से जो आपके भरोसे को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, बावजूद इसके कि बाहर की चीजें क्या दिखा रही हैं। अगर आप इस पर महारती हासिल कर सके प्रैक्टिस से, आप हर हाल में
महान बन जाएंगे। और इसके पहले हमने बात किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। आपके पास ऐसे लोग होने जरूरी है जो आपका प्रोत्साहन करे और आपको बढ़ावा दे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे दिखाते हैं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और हाँ, जैसे कि एक एलीट स्पोर्ट्स टीम या एक एलीट कंपनी में होता है, कहते हैं कि एक बड़ा ज्वार जहाजों की तरफ देखता है। तो आपको कैसे पता आप सही एनवायरनमेंट में हैं? हर दूसरा इंसान इस वातावरण में बढ़ रहा है। बढ़ता ज्वार जहाजों की तरफ देखता है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो फिर कोई आपको नीचे दिखा रहा है। आपने बात करी सेल्फ कंपैशन की। हाँ, क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ साधारण से एग्जाम्पल्स या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो दिखाएं कि सेल्फ कंपैशन असल में होता क्या है? तो खुद से प्यार एक ऐसी खूबसूरत चीज है। तो जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती तो खुद से बर्ताव अच्छा रखें। पता है, आपने बहुत कोशिश की, आपने पूरी मेहनत की, लेकिन आप फाइनल नहीं पहुंच पाए। हो सकता है आपने लास्ट ओवर में नो बॉल डाल दिया और वो 6 मार दिया किसी ने। आपकी ये करने की इच्छा नहीं थी, आप वहां गए, ये आपको आपकी टीम को महंगा पड़ा। आपकी टीम से धोखा हुआ जिसने रिजल्ट को पछाड़ कर रख दिया। अब आप लॉकर रूम में वापस आकर खुद पर इल्जाम लगा सकते हैं, आपने अच्छा नहीं खेला, आपको और अच्छा करना चाहिए था। आपने तो सब कुछ किया, आपके पास सारी जानकारी थी, पर आपकी इच्छा ये बिल्कुल नहीं थी। लेकिन खुद से ये कहने की हिम्मत कि आपने सही किया, आपने जितना हो सके किया। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये होता है, मैं कल फिर आऊंगा और फिर कोशिश करूंगा। अगर मैं कल फिर से कोशिश करूं तो इसका मतलब ये नहीं है फिर नहीं होगा, पर मुझे पता है कि मेरी इच्छा शक्ति अच्छी थी। मुझे पता है कि मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं इस वजह से अपने आप पर दबाव नहीं डाल सकता और हताश भी नहीं कर सकता खुद को, इसके बावजूद कि लोग क्या कह रहे हैं। और ये उस शब्द से आता है जिसे कहते हैं भरोसा। और सबसे तेज तरीका, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि आप चीजों को तेज कैसे करते हैं और भरोसा कैसे बनाते हैं स्पोर्ट्स टीम में। एक स्पोर्ट्स टीम में भरोसा कायम करना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को मेहनत करते हुए देखते हैं, है ना? हमने एक साथ प्रैक्टिस की है, हमें एक दूसरे की क्षमताएं पता है। भरोसा उस जगह पर बनाया जा सकता है आसानी से जहां पर आप कुछ नहीं जानते और आप उन्हें कुछ करते हुए देख नहीं रहे हो, लेकिन आपको भरोसा करना है कि कहीं और पर ये कर रहे हैं वो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो एक स्पोर्ट्स टीम में अगर आप किसी को ये करते हुए देखते हैं तो उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। और जब आप एक इंसान पर भरोसा करते हैं तो जब भी गलतियां होती हैं ये बहुत आसान होता है उन्हें बहुत प्यार से देखें। सो विनम्रता ही खुद से प्यार करना होता है, सही है? और जब आप इस पे काम करने लगते हैं और दयालु बनते हैं, और अगर वातावरण बिल्कुल सही हो, आपके आसपास के करोड़ों लोग भी इसी चीज को मानने लगते हैं, तो यही है असलियत फिर। तो आपने सेल्फ कंपैशन और ट्रस्ट की बात की, खासकर स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो यही चीज कॉर्पोरेट की दुनिया में कैसे काम करती है? कॉर्पोरेट जग में भरोसा कैसा बनता है और विश्वास कैसे बढ़ता है, तो ये तब देखने में आता है जब आपकी KPIs खतरे में नहीं हो। तो हो सकता है कि मैं यहां हूं और मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा हो और मुझे दिख रहा है कि दूसरे लोगों को मदद की जरूरत है और ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और मैं शायद उन्हें समझ पाऊं जो कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ कर सकते हैं मैं उन्हें समझ पाऊं। सही है? बहुत लोग पीछे हट जाते हैं सोच के कि ये उनका काम नहीं है और मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। प्यार और दया वो चीजें हैं जहां पर आप मौजूद होते हैं जब आपकी जरूरत नहीं होती। सही है? आगे बढ़िए जहां पर आपकी KPIs कोई मायने नहीं रखती। वहां प्रोत्साहन दीजिए जहां पर आपको कुछ फायदा ना हो या आपका कोई खास काम ना हो। उठता ज्वार जहाजों की तरफ देखता है। इसी सोच को हमें हर कंपनी में लाना होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत बहुत बढ़िया। तो ट्रस्ट बनाना मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों और कम्युनिटी के लिए भी सोचना। तो दोस्तों, आपने शामल से सुना कि कैसे ट्रस्ट, सेल्फ कंपैशन और कम्युनिटी बिल्डिंग आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब मैं शामल जी से पूछना चाहूंगा, स्पोर्ट्स में कम्युनिटी बनाना कितना जरूरी होता है, और क्या आप मानते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में टीम वर्क और कम्युनिटी का रोल होता है, वैसे ही अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कम्युनिटी बिल्ड करें तो क्या उससे हमारी परफॉर्मेंस और ग्रोथ में फर्क पड़ता है? हाँ, ये कामयाबी में मदद करता है, क्योंकि अजय, आप क्या करें उसके बावजूद बिजनेस वर्ल्ड में या स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप गलतियां जरूर करेंगे। जब भी हम गलतियां करते हैं तब हमारे इंसानी दिमाग में एक तरीका होता है उस गलती को दोहराने का। आप एक चीज सही करेंगे, दूसरी चीज गलत करेंगे, तो आपके दिमाग को ये सही से पता लगेगा। समाज आपको ये एहसास दिलाता है कि वो एक गलती जो आपने की है, एक गलती जो आपने की
मैं अकेला नहीं हूं जिसने ये गलती की है। 100 लोगों से ज्यादा लोग भी यही महसूस करते हैं। 100 से भी ज्यादा लोगों ने इन्हीं मुश्किलों का सामना किया है। 100 लोगों को संतुलन का मतलब नहीं आता। 100 लोगों के घर पे किसी की तबीयत खराब होगी, पर उन्हें ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। समाज के होने से एक अपनेपन की मौजूदगी महसूस होती है, पर आप अगर समाज में ना होंगे तो आप सारी प्रॉब्लम्स को अंदर ही दबा लेते हैं। पर जब आप एक समाज की तरह सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि समस्या मुझसे बड़ी है और बहुत लोगों को यही समस्या है। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद से काम कर रहे होते हो, आपको लगता है सारी समस्याएं हमेशा के लिए होंगी। लेकिन जब आप समाज से जुड़े हो तब आपको लगता है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं होने वाली, और हर कोई सिचुएशन जिसे हम झेलते हैं, ये शरीर के लिए अच्छा है, ये दिमाग के लिए अच्छा है, ये सभी के लिए अच्छा होता है। और जब हम इंडियंस हैं, हमारी ऑडियंस इंडियन है, हम रिकॉर्ड भी इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के समाज में कुछ तो बहुत शुद्ध है और वो है सेवा भाव। समझ रहे हो? सो ऐसा क्यों है कि ये बहुत ही शुद्ध है? क्योंकि जब हम देने लगते हैं, ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं होता। और मैं सबको कहता रहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ब्रेथवर्क प्रैक्टिशनर हूं। अगर आप ब्रेथवर्क को एक प्रैक्टिस की तरह देखें अजय, तो ब्रेथवर्क के बीच में कहीं एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं कपाल भारती। जोश में जोर से और अच्छे से हवा बाहर निकालते हैं। अगर किसी टीचर से कहें ये सिखाने के लिए जोर से हवा निकालिए, यही है उस चीज का हृदय, प्राणायामा का और सेवा का भी। वो क्या कहता है? वो कहता है जानबूझकर दीजिए। कोई इसके बारे में चिंता नहीं करता कि क्या मिल रहा है, जो आना है वो तो आता ही रहेगा। सही है? तो मैं सबको कहता रहता हूं, समाज का हृदय है सेवा। समाज का हृदय है जबरदस्ती देना। जब आप जानबूझकर देते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी होती कि क्या आ रहा है, वो अपने आप आता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक सुंदर शब्द बोला, सेवा, जो एक प्यारा और इंडियन शब्द है। और क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। वो कौन सी एक सेवा है जो आपको पसंद है? जो मैं एंजॉय करता हूं, मेरी एक सेवा वो है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं करीबी दोस्तों के बच्चों का ख्याल रखूं। मेरे करीबी दोस्त जिनके बच्चे हैं ना, जो 8 से लेकर 16 साल की उम्र तक के हैं, जो आपको पता है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं लेकिन कभी कभी वो माँ बाप की बातें सुनते नहीं हैं, उनके बात पर ध्यान नहीं देते। यही मेरा काम है, लोगों की मदद करना, उन्हें जानना, और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए मौजूद होना, उनके लिए सपोर्ट बनना, उनका एक दोस्त बनना, एक नया नजरिया दिखाना, उन्हें बाहर ले जाना, उन्हें बाहर छुट्टियों पर ले जाना, उनसे बात करना। मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट की बात यह है कि मेरा उनके लिए वहां होना, उनके लिए एक मजबूत स्तंभ बनना जो उनके सपोर्ट का केंद्र बने। और हाँ, उसके फायदे हैं जब मैं दूसरे एथलीट्स के साथ काम करता हूँ वगैरह, लेकिन जब मैं अपनों के लिए करता हूँ, जैसे मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल की खुशी देती है। बिल्कुल कमाल की बात कही आपने। और शामिल, आपने बच्चों की बात की, फिर हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स की बात की, तो एक बात तो साफ है कि बच्चे हमेशा एनर्जेटिक होते हैं और स्पोर्ट्स में भी एथलीट्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में चोट लगना एक बहुत आम और बड़ा चैलेंज भी है। तो मेरा सवाल है, आपके तजुर्बे से जब ऐसी चोटें आती हैं या मुश्किलें आती हैं, तब होलिस्टिक वेलबींग किस तरह से मदद करती है? क्या वो उन्हें उठने में, दोबारा बेहतर बनने में मदद करती है? ये उन्हें ऊपर उठाता है, ये होलिस्टिक वेलबींग? हाँ, होलिस्टिक वेलबींग ये एक अलग नजरिया देता है अजय, ये एक अलग सवाल ही है। पता है, जब आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनने का सोचते हैं, आपको नहीं पता कि वो सफर कब खत्म होगा, किस हादसे में। पता है, आपको इंजरी हो सकती है प्रैक्टिस में, आपको कंपटीशन में भी इंजरी हो सकती है, आपको नहीं पता वो कब खत्म होने वाला है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा सफर लंबा होने वाला है, और अगर वो अचानक से बंद हो जाए, तो आपकी पूरी दुनिया खत्म होने लगती है और आपको ये भी नहीं पता कि अगला कदम कैसे उठाना है। आध्यात्मिकता इसमें मदद करती है कि आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखें, एक अलग नजरिए से। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब है शरीर में शांति और स्थिरता लाना। और हमें उसकी क्यों जरूरत है? हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हर बार जब आप सोचते हैं, और हमारे दिमाग में 80,000 से भी ज्यादा ख्याल आते हैं दिन में, हर बार जब एक ख्याल आता है, हमें लगता है कि हमें कुछ काम करना चाहिए। आध्यात्मिकता एक तरह की स्थिरता है, एक दायरा बनाता है ख्याल के आने के समय से उस समय तक जब तक आप जवाब देते हैं या कुछ करते हैं। वो दायरा आपकी पूरी जिंदगी होती है और सब कुछ उसी दायरे में होता है। आपकी गलतियां होती हैं, आपके अच्छे फैसले होते हैं, जिस भाषा में आप खुद को समझाते थे वो सब उसी दुनिया में है। जितना बड़ा दायरा आप बनाएंगे, उतने ही ज्यादा मौके और नजरिए आपके पास होंगे। आध्यात्मिकता जरूरी क्यों है? क्योंकि आप उस दायरे को बना लेते हैं
ताकि अगर कुछ भी ऐसा हो जो आप नहीं होने देना चाहते, हमारे पास थोड़ा समय होगा नजरिए को समझने का और हर चीज को अपने नए जरिए से देखने का, अलग रास्ता नजर आ रहा हो। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं शरीर और मन के लिए जिनसे एथलीट्स इंजरी से बच सकते हैं? आपका क्या सुझाव है? देखिए, सबसे बढ़िया और सच्चा तरीका यह है कि आप तरीके से चीज करें, और उसके लिए आपको बहुत ही तरोताजा तरीके चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तरीके मेरे पास कुछ 25 से 30 साल से हैं। जब मैं 16 साल का था, मुझे साउथ अफ्रीका में एक प्रोफेशनल एथलीट बनना था। मैंने आपको बताया था ये। और क्योंकि मुझे प्रोफेशनल एथलीट बनना था, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी और मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। और एक टेस्ट होने वाला था और मेरे पिताजी कहने लगे कि पढ़ो 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 पढ़ो, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी। टेस्ट आया और मैं लकी था। एक बार नहीं, मैं 2 बार लकी हुआ। पहली बार जब मैं लकी हुआ, वो एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट था। टेस्ट सही तो मुझे कुछ जानना नहीं था, मुझे बस अंदाज लगाना था। दूसरी बार जब मैं लकी था, वो था जब मैंने अच्छे से गेस किया था। मुझे कुछ नहीं आता था, बट जब रिजल्ट्स आए मुझे A+ मिला, तो मैं दौड़कर घर गया और डैड को बताया कि मुझे A+ मिला। और मुझे पिताजी ने कुछ ऐसा कहा कि तुम्हें फेल होना चाहिए था। मेरे पिताजी ऐसा कहेंगे। मैंने उनसे 3 दिन तक बात नहीं की। उन्होंने मुझे 3 दिन बाद बुलाया, मुझे कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है क्या? उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज और वो है जब आपके दिमाग में कोई गलत तरीका एक अच्छा रिजल्ट निकाले। मुझे पता है और तुम्हें पता है, तुमने पढ़ाई नहीं की, सही है। जब मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है तुम फेल होगे, मैंने तुमसे प्यार से कहा, क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें एहसास हो, क्योंकि तुम्हारा वो तरीका A+ लाने का हमेशा नहीं काम करने वाला। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये प्यार है, प्यार। और ये मेरे साथ रह गया, और यही चीज मैं अपने सारे एथलीट्स को समझाता हूं। मैंने कहा और एक ही तरीका है जिससे आप खुद को परख सकते हैं, और वो है अपने तरीकों को जांचना और परखना। इंजरी को कैसे अवॉइड करें? हम इंजरीज नहीं अवॉइड कर सकते, वो स्पोर्ट का एक हिस्सा होता है, पर आप उसको कम कर सकते हैं ये देखकर कि आपके तरीके सही हैं। आप कब सोते हैं, आप कब पानी पीते हैं, आप कब उठते हैं, आप अपने फोन्स और डिवाइसेस कब दूर रखते हैं, आपके खान पान की क्वालिटी, आपके बातचीत की क्वालिटी। पता है, मुझे याद है, मुझे लगता है वो फ्यूल जैक्सन थे, वो अपने प्रोफेशनल एथलीट्स को एक लेसन के तौर पे सिखाते थे। वो ये था कि अपने शूलेसेस कैसे बांधते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने शूलेस को गलत तरीके से बांधे तो घिसने की वजह से आपके पैर में दर्द हो सकता है, ये एक चोट बना सकता, और उस चोट की वजह से आपको और गहरी चोट लग सकती है, जिसकी वजह से आप गेम से बाहर हो जाए। तो छोटी चीजें जो बड़ी चीजों को रोक सकती हैं, और मैं बस यही करना चाहता हूं अपने एथलीट्स के साथ। बस अपने दिमागी तौर पर एक अच्छी जगह बनाएं ताकि आप चीजों को और साफ तरह से देख पाए। आपने बताया कि आपका क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस था, तो फिर आपको A+ कैसे मिल गया? बस अंदाज लगाकर तो बस कब अंदाज आके? लगाकर मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं था, मैंने बस अंदाज लगाया और मैंने देखा ये मैंने देखा ए इतनी बार, मैंने बोला C डालते हैं, B डालते हैं। कुछ चीजों की शायद मुझे जानकारी थी उसमें, बट वही था, मैंने बस पूरा तुक्का लगाया था। वाह, तो आप कह रहे हैं कि कभी कभी अंदर से कुछ सही लगे तो हमें अपनी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए। अंदर की आवाज बहुत जरूरी है, हमेशा उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं, पता है, अंदर की आवाज सुनकर भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ता है। मैं कहूंगा अंदर की आवाज सुनो, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपकी अंदर की आवाज कितनी मजबूत है, आपको ये नहीं पता कि अंदर की आवाज क्या कह रही है, आपने उसकी बात कभी नहीं मानी, तो अभी भी मत सुनिए। तो तरीके से जाइए, डेटा के साथ जाइए। सारा कुछ उसी चीज का नतीजा है कि हम उस पर कितना ध्यान दें। बिल्कुल लाजवाब बात है। हम बात करते हैं गट इंस्टिंक्ट की और गेसिंग की। लेडीज एंड जेंटलमैन, एथलीट्स समय के साथ बदलते हैं, और वो भी उनकी ट्रेनिंग भी। तो चलिए शामल से पूछते हैं। शामल, खेल की दुनिया में जो फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म होता है, और मैं यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी जोड़ना चाहूँगा, वो किसी भी इंसान को अच्छा परफॉर्म करने और एक्सेल करने में कैसे मदद करता है? क्या फीडबैक सिस्टम वाकई में ज़रूरी होता है? फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी होता है, और पता है, स्पोर्ट्स की दुनिया में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको हर एक तरीके के अंदर समाने की कोशिश करते हैं,
उदाहरण के तौर पर जब हम एक नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हम एक एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं जो है यू मी वी। सो पूरा ग्रुप ऐसे ही तितर बितर खड़ा हुआ है, तो कोच एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे और बोलेंगे तुम बताओ तुमने सही क्या किया और गलत क्या किया। सो पिछले प्रैक्टिस से मैंने ये सही किया और इस पे मैं काम कर रहा हूं। अब उस इंसान को किसी और को नॉमिनेट करना होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं मी और फिर वो आपको नॉमिनेट करते हैं यू और वो कहते हैं हाँ ये सही है, तुम्हें इस पे काम करना चाहिए, एक टीम बनकर हमें इस पर काम करना चाहिए। सो इस तरीके में हर प्रैक्टिस को हम दूसरे अलग प्रैक्टिस से जोड़ते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझने की प्रक्रिया में जो अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होता, हमें ये सवाल पूछना है कि मैं कैसा हूँ। हम हमेशा पूछते हैं कि दूसरे कैसे हैं, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत, जज्बा या हौसला नहीं है कि हम कैसे हैं पूछना कि मैं कैसा हूँ। उनकी फीडबैक को स्वीकार करना बगैर उन्हें किसी तराजू पे तोले हुए। तो फीडबैक को कैसे लिया जाता है और फीडबैक कैसे देते हैं, ये निर्भर करता है उस सिस्टम में कितनी सेफ्टी है, और ये एक कला है जिसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अजय, पता है लोगों को इसे रोज करना चाहिए, हर एक मीटिंग में करना चाहिए, और जब ये कल्चर में आ जाएगा तभी ये आपके लिए काम करने लगेगा। लेकिन उसे सभ्यता बनाने से पहले उसमें थोड़ा अनुशासन बहुत जरूरी है। मुझे वो 3 शब्द बहुत अच्छे लगे जो आपने बोले, यू, मी और वी। क्या आप जरा और समझा सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि ये यू, मी और वी असल में कैसे काम करता है और ये उनके लिए क्यों जरूरी है ताकि वो अपनी फील्ड में और अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें? तो यू मी वी एक एक्सरसाइज है जो हमने बनाया था। हम इसे हर थीम और हर वातावरण में इस्तेमाल करते हैं। यू मी वी का मतलब है एक कोच आपको नॉमिनेट करता है और कहता है आप सही क्या कर रहे हैं, आप अपने तरीकों को कैसे जांच रहे हैं और आप और बेहतर कैसे कर सके, और आपने हाल ही में किए हुए चीजों से क्या सीखा है। फिर उन्होंने कहा कि वो किसी और को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप के लेंस से बात करता है और फिर वो किसी और के नॉमिनेट किए हुए लेंस से बात करता है। मुझे लगता है तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, और फिर आप एक बड़े नजरिए से इसको देखते हैं और देखते हैं कि हम एक टीम की तरह हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, कहां से शुरुआत करें। एक और एक्सरसाइज जो हम इसके साथ साथ करते हैं वो है किसी भी टीम में, अब आप एक टीम का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि क्रिकेट टीम, उसमें बैटर्स है, बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है, स्पिनर्स है, पर किसी भी टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं। आपको एक इंसान मिलता है जो आइडियाज प्रपोज करता है, तो वो नई आइडियाज देते हैं। आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आइडियाज को सपोर्ट नहीं करता, तो जो भी आइडिया आप देंगे वो उसके खिलाफ होगा। आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो आइडियाज को सपोर्ट करता है और वो हमेशा सपोर्ट करता है। उसके बावजूद एक इंसान ऐसा होता है जो हमेशा चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। तो एक और तरीका है इस एक्सरसाइज को लाने का, यू मी वी का। हम लोगों को अलग अलग रोल देते हैं और उनको रोटेट करते हैं, और जब हम रोल्स को रोटेट करते हैं तो फिर अजय, तुम एक ही इंसान नहीं हो जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के तौर पर आइडियाज दे रहे हो। तो कभी आपको सपोर्ट करना होगा, कभी आपको उसके खिलाफ होना होगा, और कभी आपको चुप बैठना है। और एक बार आप इन रोल्स को रोटेट करने लगो तो ये होता है कि एक रोल एक इंसान की पहचान नहीं बन सकती, और एक बार आप वो करने लगते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि हो सकता है कल मैं उस जगह पर रहूं और ये मेरी बारी हो सकती है। आप कभी अनुमान नहीं लगाते कि इस इंसान ने ये किया है और उन्हें नकारात्मक फीडबैक दें। इसीलिए लोग फीडबैक नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फीडबैक उस इंसान से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इन रोल्स को रोटेट करें टीम के अंदर, नेगेटिव फीडबैक को लोग सुनते हैं लेकिन किसी पर थोपते नहीं, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। इस तरह से आप एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भरोसा तैयार करते हैं। आपने एक बहुत जरूरी बात कही नेगेटिव फीडबैक के बारे में। अक्सर क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी, जब किसी को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो लोग या तो अपने अंदर सिमट जाते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि अब इसको जवाब कैसे देना है। सही कहा ना? अब बताइए, ऐसे टाइम पर आप कैसे हैंडल करते हैं ये चीज? तो मेरे लॉकर रूम में जब भी मैं एक टीम के साथ काम करता हूं, हम एक पोस्टर डालते हैं शुरुआत में ही, और हम कहते हैं कि वो पोस्टर बहुत ही आसान चीज बताती है। ये कहता है कि ये हमारे बीच की बात नहीं है, ये हमारे और उनके बीच की बात है। सबसे पहली चीज, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात नहीं है, ये हमारे और उनके बीच की बात है। इसी विचारधारा को हमें लेकर आना है, और एक बार आप विचारधारा को सुधार दें तो आप कुछ भी कहीं फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद कि कौन बोल रहा है, ये हमारे बीच की बात नहीं है, ये हमारे और उनके बीच की बात है। हमें स्ट्रांग बनना है ताकि हम उन्हें हरा सके। एक बार आप इस विचारधारा को यहाँ पर ले आए तो फीडबैक को और अच्छी तरह से और साफ तरह से लिया जा सकता है। फैंटास्टिक। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ बिल्कुल, जो खुले होंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए शुरू हो जाओ। तो चलिए फिर, ठीक है। बिल्कुल। मुझे बताइए, क्या आप अपने सफर का
कोई ऐसा अहम पल शेयर कर सकते हैं जिसने आपके वेलनेस के नजरिए को बदल दिया या आकार दिया? मेरे लिए तो वो मंदिर में रहने जैसा था। टेम्पल में रहने से मुझे पता चला कि खाना पीना कैसा होना चाहिए। मुझे पता चला कि जगह पर कैसे भरोसा करते हैं। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी चीज है। जगह सब कुछ है जिसे मैं करता हूँ। टेम्पल ने मुझे सिखाया कि उस पर भरोसा कैसे करे और बहुत आराम से बैठो। और मैं एक कमरे में बैठ सकता हूँ घंटों के लिए। मैं यहाँ वहां नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं अपने खुद के साथ बैठा हूँ। तो मुझे सांस लेते हुए ये करना है। ये मेरी जिंदगी का और करियर का सबसे अहम मौका था। आपको पता है, मैं आपको इंस्टा पर फॉलो करता हूँ, लिंक्डइन पर भी फॉलो करता हूँ, और ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा पढ़ते हैं। तो आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? अजय, एक पल में मैं हमेशा 5 बुक रीड करता हूँ जिसमें अलग सब्जेक्ट्स हो, अलग चीजें हो। जब मैं एक बुक उठाता हूँ, हर बुक जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास एक गूगल फॉर्म है, मेरे नोट्स जिसमें होते हैं उस बुक से रिलेटेड। तो मैं बहुत ध्यान से ये काम करता हूँ। जो लोगों को सलाह मैं देता हूँ, जो मैं अपने जिंदगी में भी अमल करता हूँ, जिस पर मैं वो चीज नहीं पढ़ता जिसमें मैं अच्छा हूँ। मैं सिर्फ अपने क्यूरियोसिटी को फॉलो करता हूँ। तो कोई भी अगर मुझे कुछ भी कहता है जो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ाती है, मैं जाऊंगा, उस किताब को खरीदूंगा और मेरी जिज्ञासा को पूरा करूंगा। क्योंकि अच्छा बनने में बहुत समय लगता है, पता है, क्रिएटिव होने में बहुत समय लगता है, लेकिन जिज्ञासा तो कुछ ही पल में उमड़ सकती है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि बस अपनी जिज्ञासा को फॉलो करते रहे। और मैं अपनी रीडिंग के साथ भी यही करता हूँ। कुछ भी हो, एक प्लेन पर या कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ भी हो, किसी ने कोई जगह के बारे में बोला हो, मैं जाता हूँ, उसके बारे में ब्लॉग पढ़ता हूँ, पता करता हूँ, उसे ले आता हूँ। और जिस तरह मैं पढ़ता हूँ वो है अलग तरीके से। मैं ब्लॉग पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। मेरी जिज्ञासा मुझे हर चीज में हाथ डालने पर मजबूर करती है, क्योंकि मेरे लिए भाषा बहुत ही अहम चीज है। उस सब्जेक्ट से ज्यादा मुझे इसमें दिलचस्पी है कि उस इंसान को वो मैसेज कैसे मिला है और इस चीज को हम अच्छे तरह से कैसे दर्शाएं आखिर में। चलिए कुछ पर्सनल पूछता हूँ, क्योंकि हम अभी किताबों की बात कर रहे हैं। वो कौन सी 5 किताबें हैं जो आप किसी को पढ़ने के लिए जरूर सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ बुक्स तो हैं जो बहुत बढ़िया हैं। उनमें से एक है जो नंबर 1 है, जो मैं सबको रेकमेंड करूंगा, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो गहरा है। ये एक योगी की ऑटोबायोग्राफी है, परमहंसानंदा की। लाजवाब बुक है। दूसरी बुक जिसके बारे में मैं पागल हूँ वो है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, बेंजामिन जैंडेज ने लिखी हुई। बेंजामिन जैंडेज माइस्ट्रो थे बॉस्टन फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के, और उन्होंने इस टर्म को जन्म दिया था, क्वाइट लीडरशिप को। और इस खूबसूरत कहानी के पास आने का कारण यह है क्योंकि उन्होंने खुद से पूछा कि सब लोग एक ऑर्केस्ट्रा में इसलिए आते हैं क्योंकि वो म्यूजिक सुन पाए, और मैं एक भी आवाज नहीं करता, तो मेरा रोल आखिर में क्या है यहाँ पर। तो उसे एहसास हुआ कि मेरी आवाज सबकी आवाज की तरह है, तो उन्होंने क्वाइट लीडरशिप को जन्म दिया। यही है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी बाय बेंजामिन जैंडेज। जो बुक कॉर्पोरेट्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए अच्छी है वो है सत्या नडाला की बुक हिट रिफ्रेश। वो उनकी पर्सनल जर्नी है जहां पर वो बताते हैं कि लोगों पर दया खाकर उन्हें क्या मिला है। मैं उस चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप हीलिंग के बारे में ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगा कि आपको पतंजलि की एक आसान पुस्तक पढ़नी चाहिए, योगा सूत्रस, पता है। और जो मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ वो है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। बहुत छोटी और बहुत पतली बुक है, लेकिन उसमें जानकारी और संदेश बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया। आपने अभी तक पूरे होलिस्टिक वेलबींग के बारे में बात की, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस से हो या आपकी पढ़ी हुई किताबों से। अब मुझे बताइए, आज की दुनिया में होलिस्टिक ट्रेनिंग को लेकर कौन कौन सी गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करनी जरूरी है? जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, और शायद एक ही गलतफहमी है, वो है हमें छत को ऊपर नहीं करना चाहिए, हमें जमीन को ऊपर लाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्होंने मिलकर सबसे अच्छा क्या किया है और वो उस पर और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी क्षमता को और बढ़ाना, पुशअप्स करना है, मैराथन भागना है, या फिर वो पैसे जो आपने कमाए हैं पिछले 3 महीने में, वो बहुत ही दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर थकाता है। जब मैं कह रहा हूँ कि जमीन को ऊंचा करे, तो उसका मतलब सही परफॉर्मेंस वही है जो हर दिन सबसे कम चीजें क्या है जो मैं करूंगा, इसके बावजूद कि कोई कौन सा भी दिन हो। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट की दुनिया में मेरे एथलीट्स 5000 स्टेप्स जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इमरान खान रोज सुबह उठकर ब्रश करने से पहले 50 पुशअप्स करते थे। वो जिम ज्यादा नहीं जाते थे, उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी 50 पुशअप से। जब आपको पता है कि आप इतना कर सकते हैं और आप ये हमेशा कर सकते हैं, उसी से लंबे समय तक और उसी से सही मायने में परफॉर्मेंस बाहर आती है। तो एक स्टैंडर्ड लगाइए और उसको धीरे धीरे ऊपर लेते जाइए।
और स्टैंडर्ड इतना आसान होना चाहिए कि आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत ना पड़े और आपको ये करने के लिए किसी की जरूरत ना हो। आप ये ग्राउंड पे कर सकते हैं, एक होटल रूम में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, इतना आसान आपका फ्लो होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपसे मेरा आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, आप सफलता को कैसे संभालते हैं? मैं कामयाबी को कैसे संभालता हूँ? आप कैसे संभालते हैं या फिर लोग सफलता को कैसे संभालें? मुझे लगता है सभी को वो कामयाबी को किसी तरह एक संतुलन की तरह देखते हैं। संतुलन एक जगह नहीं टिकता है और वो एक तरह का भी नहीं होता। मैंने एक किताब लिखी थी कुछ सालों पहले और मुझे एहसास हुआ कि संतुलन के बारे में सभी लोग ढूंढ रहे थे पर किसी को पता नहीं चल रहा था, और हमें एहसास हुआ कि किसी ने उसे ढूंढा नहीं क्योंकि हमारे संतुलन की विचारधारा अलग थी। हमने सोचा था कि बैलेंस एक तरह का ही होता है और एक ही जगह पर रुका होता है, और मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति में, पेड़ में, पौधों में संतुलन एक तरह का नहीं होता और संतुलन बदलता रहता है। इस सेकंड में जो हो रहा है वो अगले सेकंड में कुछ और होगा। मेरी सलाह सबके लिए कामयाबी के बारे में यह है कि कामयाबी को हर तरह से देखें। ये समझिए कि कामयाबी बदलती रहती है। जो आज कामयाबी है कल वही कामयाबी नहीं होगी। ये एक बहाव में चलता रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है और आपके वातावरण और इकोसिस्टम के हिसाब से चलता रहता है। जब आप एक अस्थिरता लेकर आते हैं, एक बहाव लेकर आते हैं और चीजों को चलने देते हैं और उन्हें अपनी तरह से होने देते हैं, जब आप कामयाबी को समझते हैं तो आप उस पर बस उम्मीद लगाए नहीं बैठे रहते हैं। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं तब कामयाबी असल मायने में आपके कदम चूमती है। मैं यही कहूंगा। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने कुछ गहरी और सोचने वाली बातें की। आपके जवाब और सलाह वाकई जबरदस्त थी। ओके, अब थोड़ा मस्ती वाला हिस्सा करते हैं शामिल के साथ। तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल तैयार। बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी रैपिड फायर सवाल। कोई बात नहीं। परफेक्ट। अगर आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या बनते? पता नहीं मैं अच्छा होता कि नहीं, पर मैं एक संगीतकार होता। क्यों? मुझे पता नहीं, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल म्यूजिक से प्यार है। जिस तरह वो लोगों की मदद करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है, वो मानसिकता को बदल सकता है, वो बस खूबसूरत है। कोई खास तरह का म्यूजिक या कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगे? पता है मैंने बचपन से ही तबला बजाया। ओह वाह, आप तबला प्लेयर? पता है मैंने तबला बजाया। मैंने 11-12 साल तक तबला बजाया, पर अभी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा परकशनिस्ट या एक गिटारिस्ट बन सकता हूँ। लेकिन हाँ। और अब मैं आपसे कुछ अचानक करवाने वाला हूँ। टेबल आपके सामने है, कुछ बीट्स बजा सकते हो? बिल्कुल, 100%। फैंटास्टिक। ये था फन पार्ट शामिल के साथ। ओके, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? अब मैं अपने फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन में रहता हूँ, बार्सिलोना, पर उसके अलावा मैं इटली का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। ओह, तो पिज्जा आपको वहां खींच लाता है? बोलो ही मत। पिज्जा जैसे कि नेपल्स में और अच्छी पास्ता रोम में। लेकिन हाँ, बार्सिलोना क्यों? ऐसा क्या है जो आपको वहां अट्रैक्ट करता है? पता है बार्सिलोना सबसे अहम चीज है मौसम। आप पेरिस के साउथ में आएंगे तो थोड़ी और गर्मी होगी और मुझे सर्दी में ज्यादा मजा नहीं आता, तो मुझे बार्सिलोना पसंद है। और सभ्यता के हिसाब से भी वहां पर अलग अलग सभ्यताएं एक साथ मिलती हैं। मुझे गाउडीज बार्सिलोना में राइड इन अच्छा लगता है। साग्रादा फैमिलिया मेरे सामने होता है तो ये बहुत खूबसूरत है। ओके, कोई ऐसा कोट या कहावत जो हमेशा आपके दिमाग में रहती हो? जोड़ने से पहले घटा कर देखें। ये जीवन की विचारधारा है। हमेशा कम करते रहिए, कम कीजिए, कम कीजिए और जगह बनाते रहिए, जगह बनाते रहिए। मैं हमेशा पागलों की तरह खाली करता रहता हूँ वार्डरोब, लोगों को देता रहता हूँ चीजें। पूरे दिन में समय कम करना चीजों के लिए। जोड़ने से पहले घटाएं, क्योंकि मुझे लत लगी है खुद के साथ समय बिताने में और अच्छा महसूस करने के लिए। हाँ, बढ़िया। एथलीट से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? एथलीट से मुझे मिली सबसे बड़ी सीख ये है कैसे चीजें एकदम ही नकली हो सकती है। आप एक दिन दुनिया के राजा हो सकते हो और दूसरे ही दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। और हर चीज हमेशा के लिए तो नहीं होती और कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। मैंने लोगों को हमेशा ऊपर देखा है और फिर वही लोग अगले दिन कॉफी शॉप में एकदम ही लो फील करते हुए दिखते हैं। तो ये एक बहुत कठोर सीख थी मेरे लिए, लेकिन स्पोर्ट्स में यही बड़ी मेरी सीख रही है। जबरदस्त। अगर आपके पास एथलीट्स के लिए कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? वो भूलना जो अभी हुआ था। मुझे लगता है ये सुपर पावर सभी को चाहिए। ठीक है, एक सक्सेसफुल एथलीट को बनने से वही चीज रोकती है कि उनकी दिमाग की हालत कहीं और छिपी हुई है,
तो सुपर पावर से सब कुछ साफ हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। बिल्कुल। पता है, हम पास्ट के बारे में सोचते ही रहते हैं। जबरदस्त। तो बताओ, एथलीट्स के साथ काम करते हुए सबसे फनी चीज क्या देखी है? अजय, एथलीट्स बिल्कुल सरफिरे होते हैं, पता है। तो हम करते हैं चीजें, पर हमारे पास कुछ टाइम बचा होता है तो हमेशा तरकीबें अपनाते हैं। अगर मैं आपको कोई फनी इंसिडेंट्स बताऊं, हम एक क्रिकेट टीम के साथ चल रहे होते हैं, तो बोर्डिंग प्रोसेस प्रिंट होती है, तो नए यंगस्टर्स के साथ ये मजाक हमेशा होता है जब वो आते हैं। तो जब पूरी टीम की बोर्डिंग पास हमारे पास होती है, हाँ, तो एक माहिर आदमी टीम में से प्लेन बोर्डिंग पास मांगता है। तो वो एक नौजवान को वो देते हैं और फिर नौजवान से कहते हैं कि टीम साथ में चल रही है, तो घबराओ मत, इंक खत्म हो गया था प्रिंटर का, तो आप चलो और इसमें एंट्री ले लो। और आप इस नौजवान को देखते हो कि वो सिक्योरिटी के साथ कशमकश में है, उनके साथ बातें कर रहा है और जाने की कोशिश कर रहा है, और वो उसे देखता रहता है। तो हम ये करते हैं पता है, हमने एक क्रिकेटर को देखा था जिसने किसी और क्रिकेटर के ग्रॉइन गार्ड में डीप हीट स्प्रे कर दिया था। तो वो बीच में खड़ा है वहां पर और बहुत गर्मी लग रही है उसे। तो ऐसी बहुत चीजें होती है। तो मेरे लिए पर्सनली, तो क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एथलीट्स को ये बताना चाहिए कि एप्पल साइडर विनेगर पीजिए बहुत ज्यादा। पता है, मैं उनको हमेशा बोलता रहता हूं। तो जब भी एक सेलिब्रेशन पार्टी होती है तो मुझे बहुत सारा एप्पल साइडर विनेगर पिलाते हैं एप्पल साइडर विनेगर, तो उन्हें अच्छा लगता है कि मुझसे एक बदला ले रहे हैं वो। जबरदस्त। ओके, आखिरी सवाल, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? तो उन्हें शायद गलतफहमी है कि मनोविज्ञान ये है कि ये एक संतुलन है, हीलिंग और आगे बढ़ने के बीच में एक संतुलन है ये। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है मनोविज्ञान के साथ जुड़ी हुई, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप रेत में एक लकीर खींच रहे हैं कि उस क्षण से आगे कुछ भी मायने नहीं रखता, जो भी पीछे हुआ मायने नहीं रखता, और हम हमेशा पीछे की तरफ छलांग नहीं मारते। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट के मुकाबले जो पीछे देख रहे हैं और पास्ट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि आगे बढ़कर नया क्या किया जाए। वो एक सबसे अहम चीज और सबसे शक्तिशाली चीज है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। बहुत बढ़िया, थैंक यू इतने मजेदार रैपिड फायर सवालों के लिए। आपका फन साइड देखकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये बातचीत रही मेरे दोस्त शामल के साथ, एकदम दिल से और बहुत रिच कॉन्वर्सेशन। अब चलते चलते शामल से कुछ काम की बातें और एक आखिरी मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो एथलीट बनना चाहते हैं या जो होलिस्टिक वेलनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो शामल, आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह सबके लिए, सिर्फ एथलीट्स के लिए ही नहीं। पहला वाला है, जोड़ने से पहले घटाएं। कोशिश कीजिए कि अपने जिंदगी में जगह बनाएं, फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, ये सब कुछ, ये सब के लिए समझना सबसे जरूरी है। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपके मेंटल एनवायरनमेंट की परछाई है। अगर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट गड़बड़ भरा है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि आपको समय कहाँ बिताना है और किन लोगों के साथ समय बिताना है, तो अपने दिमाग में आप साफ सुथरा नहीं देख पाएंगे कि आपकी गोल्स क्या हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको खुद के प्रति विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र रहे, दयालु रहे खुद के प्रति। पता है, अपने खुद के सफर को खराब मत कीजिए। अगर आप ये दो चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सक्सेस ये सवाल नहीं होगा कि कैसे होगा, ये सवाल होगा कि कब होगा। जबरदस्त, थैंक यू शामल, इतनी रोशनी भरी और समझदारी वाली बातचीत के लिए। आपके होलिस्टिक वेलनेस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में जो इनसाइट्स थे वो सच में आंखें खोलने वाले थे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सभी लिसनर्स ने इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे अपनी हेल्थ और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। आपने जिस तरह से माइंड, बॉडी और स्पिरिट को जोड़ने की बात की और फिर टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी का रोल बताया रेजिलियंस बनाने में, आपने सच में सक्सेस की डेफिनेशन को एक नया मतलब दिया है। उम्मीद है कि आप सबको लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड का ये एपिसोड उतना ही इंस्पायरिंग लगा होगा जितना मुझे। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और एक प्यारा सा रिव्यू जरूर छोड़ें। और जब तक हम दोबारा मिले, मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी बेस्ट लाइफ जीते रहिए बिना किसी स्क्रिप्ट के।